नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 816, ठीक है ना। ये आपका मॉक टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 816। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26। श्री जतिन गोस्वामी रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स फॉर द हिज कंट्रीब्यूशन टू, ठीक है ना। श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डांसेस का टाइप दिया है, यानी कि डांस कला दी है, डांस स्टाइल दी है, तो आपको उसमें से पहचानना है। तो जतिन गोस्वामी किससे है, किस नृत्य से संबंधित है जतिन गोस्वामी? सत्रिया नृत्य, ठीक है, सत्रिया से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सत्रिया नृत्य, ठीक है। ये सन 2000 में शामिल सबसे न्यू यानी कि 8 नंबर का क्लासिकल डांस है। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। उनमें से सत्रिया जो कि असम से आता है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया। कब शामिल किया गया था इसको? सन 2000 में, ठीक है। 2000 में इसको क्लासिकल डांस की श्रेणियों में डाला था। जतिन गोस्वामी इसी से रिलेटेड है। जतिन गोस्वामी सत्रिया से ही ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी की कुछ उपलब्धियां देखते हैं हम लोग, क्या क्या इन्होंने हासिल किया है। सन 2004 में संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2008 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री। सन 2025 में इनको भारत के चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्म भूषण से तीसरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। ये उनकी उपलब्धियां हैं। सत्रिया नृत्य से जुड़े हुए हैं। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? शंकर महंत देव। कौन थे? शंकर महंत देव, ठीक है ना। अगर कोई प्रतिपादक पूछे यानी कि किन्होंने स्टार्ट किया था, तो प्रतिपादक कौन है इस नृत्य के? शंकर महंत देव। कई जगह पर श्रीमंत शंकर देव भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें उस नृत्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो भाई सत्रिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। सबसे नया सत्रिया नृत्य है यानी कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो कि सन 2000 में शामिल किया गया 8 शास्त्रीय नृत्यों के अंदर, ठीक है। अब जतिन गोस्वामी को किन कौन कौन सी उपलब्धियां मिली हैं जिसमें इनका सम्मान प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो आप 2004 में इनको संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार मिला था। 2008 में इनको पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया एवं 2025 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? इंग्लिश फैक्ट्री यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डच भी आए थे यानी कि नीदरलैंड से भी लोग आए थे व्यापार करने के लिए। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे यानी कि पुर्तगाली, ठीक है। फ्रांसीज आए थे यानी कि फ्रांस से। फिर ये 1600 में कौन आए थे? इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड से आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहां खोली थी? हुगली नदी के किनारे, ठीक है। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में इन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन की थी जिसमें ये कच्चा माल रखते थे, ठीक। कब? 1651 में। उसके बाद इन्होंने 1696 में 1696 में जो हुगली बस्ती थी उसके चारों ओर किलाबंदी करना शुरू कर दी एवं लोगों को राजी किया उस फोर्ट यानी कि उस किले में रहने के लिए। तो 1696 में किलाबंदी कर दी थी फोर्ट की
ठीक, तो किस नदी के किनारे है? हुगली। ठीक है, ये गंगा की एक शाखा है, यानी कि गंगा की एक धारा है जिसको हुगली बोला जाता है, और कलकत्ता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो किस सन में की थी? 1651 में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नीति आयोग यानी कि योजना आयोग को ही चेंज करके सन 2015 में पीएम मोदी द्वारा क्या बनाया गया? नीति आयोग, जो कि भारत के लोगों के लिए योजनाएं तैयार करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कब बनाया गया था? 2015 में। ठीक, कब स्टेब्लिश हुआ? 2015 में। अब आगे बात करते हैं, तो नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है, तो चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, ये तो है। ठीक है, हमको फाइंड करना है कौन सा उद्देश्य नहीं है, जबकि ये तो सही है, क्योंकि नीति आयोग किसका रूप है भाई? योजना आयोग का, यानी कि भारत के लोगों के लिए योजनाएं रेडी करना। ठीक, तो भाई ये तो योजनाओं के तैयार करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, नए करेंसी नोटों का डिजाइन और प्रिंट करना और उन्हें चलन में लाना, बिल्कुल गलत। एक किसका काम है भाई? आरबीआई का, तो यही सही होगा। ठीक है, आरबीआई का काम है नए करेंसी नोटों को डिजाइन करना और प्रिंट करना तथा उन्हें चलन में लाना। आरबीआई यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो करता है। और 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, बाकी के जितने भी नोट है सारे कौन जारी करता है? आरबीआई। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार में लाभान्वित न होने का जोखिम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सभी के लिए योजनाएं होंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग या समूह से आए। ठीक, ऑप्शन डी देखो, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, बिल्कुल राइट। ठीक है, ऐसी योजनाएं बना जो कि राष्ट्रीय विकास के लिए अग्रसर रखे। ठीक है ना, आगे बढ़ाए हम लोग के विकास को। तो ये तो सारे है, लेकिन नए करेंसी नोटों का डिजाइन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो इधर देख लो ना, नीति आयोग किसका रूप है? योजना आयोग का। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? पीएम नेहरू द्वारा 1950 में। ठीक है, 1950s में रेडी हुआ था, बट इन 2015 यानी कि 2015 में इसको पीएम मोदी ने चेंज करके क्या नाम दे दिया है? नीति आयोग। ठीक है, काम एक ही है, लोगों के लिए, यानी कि भारत के लोगों के लिए विकास के बढ़ाने के लिए, लोगों के समुचित विकास के लिए, संसाधनों के उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण करना। ठीक, नेक्स्ट देखो, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? भाई पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1665 में। ठीक है, शिवाजी आप जानते हो, छत्रपति शिवाजी, मराठा शासक। ठीक है, एंड जय सिंह प्रथम कौन थे? जय सिंह प्रथम कौन थे भाई? औरंगजेब के सेनापति। ठीक है, इन दोनों के बीच में पुरंदर में एक संधि होती है, जिसके तहत इनको क्या बोलते हैं? पुरंदर का जो फोर्ट था वो मुगल सैनिकों को देना पड़ा। पुरंदर फोर्ट देना पड़ा। इस संधि के पश्चात क्या हुआ था? संधि के पश्चात पुरंदर का किला, पुरंदर किला या दुर्ग, कोडना का किला मुगल साम्राज्य को देना पड़ा। मुगल साम्राज्य को देना पड़ा एवं जब भी मुगलों को जरूरत होगी, जब भी मुगलों को जरूरत होगी, जरूरत होगी, शिवाजी उनकी मदद करेंगे। शिवाजी उनकी मदद करेंगे। एक संधि पुरंदर की और हुई थी, पुरंदर की 2 संधि हुई थी, तो पुरंदर की सेकंड संधि देखो, सेकंड संधि ए मराठा पेशवा एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1776 के दौरान। ठीक है, 1776 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
एवं मराठा शासकों के दौरान हुई थी, मराठा शासकों के साथ में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, तो दो संधि हुई है पुरंदर की, और इसमें पूछा गया है शिवाजी एवं जयसिंह प्रथम की, तो भाई वो 1665 में हुई थी। ठीक है, उसके तहत इनको जो पुरंदर का दुर्ग था वो वो मुगल आर्मी को सौंपना पड़ा, एवं जब भी मुगलों को इनकी सहायता की जरूरत होगी तो शिवाजी ने वादा किया, साइन किया, उस पर हस्ताक्षर किए कि वो उनकी मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? ठीक है, सिंधु की एक सहायक नदी पता करनी है, तो भाई देखो कौन सी है, जास्कर रिवर। कौन सी नदी है? जास्कर। कहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं? भाई लद्दाख के लेह में मिलती हैं, लद्दाख के लेह यानी कि कैपिटल में मिलती है, लेह में। सिंधु के साथ, सिंधु में जास्कर नदी का मिलान होता है, जास्कर नदी मिलती है। ठीक है, और श्योक रिवर मिलती है। कौन सी मिलती है? श्योक नदी। ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? लद्दाख के लेह में। ठीक है, जो कैपिटल है लद्दाख की, उधर मिलती हैं, जिसमें जास्कर रिवर का पानी मटमैला होता है एवं सिंधु नदी का पानी ग्रीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स होती हैं। बाकी का देखो भाई, सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है ना। यमुना, यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, तीन ऑप्शन जो मैंने बताए आपको। अब नेक्स्ट देखो, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो भाई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वी भारत का। ठीक है, पूर्वी भारत में आपका छऊ नृत्य आसाम में। कहां पर? आसाम में काफी फेमस है, एवं छऊ नृत्य यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल छऊ। ठीक है, कहां का है भाई? पूर्वी का, और इसमें सॉरी पूर्वी नहीं बोलेंगे, इसको उत्तर भारत बोलेंगे। ठीक है ना। और ये कहां होता है? आपका बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। ठीक है, एवं झारखंड में भी छऊ को मनाया जाता है। तो ये किसके हिस्से है? उत्तर के हिस्से है। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ कहते हैं, बंगाल में पुरुलिया छऊ, एवं झारखंड में इसको छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल है, उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। झारखंड का, झारखंड में इस नृत्य को छऊ बोलते हैं, छऊ। उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ बोलते हैं, मयूरभंज छऊ बोलते हैं। बंगाल में इसको, यानी कि बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ बोलते हैं, पुरुलिया छऊ। ठीक, नृत्य कैसा है? अर्धशास्त्रीय, और यूनेस्को में भी शामिल है छऊ। ठीक है ना, तो उत्तर भारत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? हिमा दास को। ठीक है, एक कहां की खिलाड़ी है? असम की खिलाड़ी है, असम से ताल्लुकात रखती है हिमा दास। इनको डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। इन्होंने आईएएएफ द्वारा आयोजित, आईएएएफ द्वारा आयोजित आयोजित 400 मीटर की रेस को, 400 मीटर की रेस को 51.46 सेकंड में कंप्लीट किया, सेकंड में कंप्लीट किया है। ठीक है, ये भारत की एथलेटिक्स है जिन्होंने 400 मीटर की रेस को 51.46 सेकंड में कंप्लीट किया है।
जिसके लिए इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका पदवी भी लिख लेना कि क्या इनको पदक मिला, गोल्ड मिला था 400 मीटर की रेस को 51.46 सेकंड में कंप्लीट करने पर इनको क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। और ये किसके द्वारा आयोजित थी, IAAF द्वारा। ठीक है ना, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा ये आयोजित थी, उसमें इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और हिमा दास को क्या बोलते हैं, डिंग एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है। ठीक है, बुक है द बेंच, किसने लिखी है भाई, मेघन मार्केल। मेघन मार्केल कौन है, ड्यूचेस ऑफ sussex। ठीक है ना, कौन है भाई मेघन मार्केल, मेघन ड्यूचेस ऑफ sussex। ठीक, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, बुक का नाम है बेंच, दी बेंच। ये बच्चों की बुक है, दी बेंच। ठीक है, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है, फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, करेक्ट कर लेना, किसके लिए बनाई है किताब, बच्चों के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है। ठीक है, पीएच स्केल सभी जानते हैं, 7 का पीएच के सॉरी जल का पीएच कितना होता है, 7.0। अगर आप 7 से ऊपर जाओगे तो क्या कहलाता है, क्षार, एवं 7 से नीचे जाओगे तो अम्ल। ठीक है ना, तो भाई दूध का पीएच आपको फाइंड करना है, कितना होता है, 6.7 से 6.9। ठीक है, कई कई जगह आपको ये संख्या 6.5 टू 6.9 भी दिख सकती है। ठीक है, जल का कितना होता है पीएच, जल का पीएच कितना होता है, 7.0। ये कुछ पीएच भी है यहाँ पर। और आपका खून का कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, या रक्त का कितना पीएच होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। ठीक है, तो ये कुछ है पीएच दिए हुए, इनको ध्यान रखना है आपको। यानी कि दूध का जो मीडियम होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से नीचे रेंज है 6.5 टू 6.9। ठीक है, तो एसिडिक भी होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किसमें है भाई, 61 में। किसमें, 61 आर्टिकल आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए बताता है कि किस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट पर लागू होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पीचमेंट प्रोसेस को देखते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक, महाभियोग कब लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का पालन ना करे, संविधान का पालन ना करे। ठीक है, उस दौरान इम्पीचमेंट प्रोसेस लगती है। और इसमें क्या होता है, किसी भी सदन में इसको लगाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा किसी में भी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं किसी भी सदन में, यानी कि आपका राज्यसभा या लोकसभा में भी। ठीक है, किसी में भी स्टार्ट करो। 1/4 सदस्यों द्वारा का मतलब क्या है, विद सिग्नेचर, हस्ताक्षर सहित, आपको हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव लाया जाता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। उसके बाद यदि 2/3 बहुमत से, आप जिस भी सदन में कर रहे हो, यानी कि राज्यसभा है तो राज्यसभा के 2-3 सदस्य बहुमत से इसको पारित करें, और यदि लोकसभा है तो लोकसभा से बहुमत को पारित करें। ठीक है, तो 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाए तो प्रेसिडेंट पद त्याग देंगे। पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा
पद त्यागना, ठीक है, तो वो पद त्याग देंगे। तो आप ध्यान रखना, यही महाभियोग की त्याग देंगे, यही महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, महाभियोग प्रक्रिया। और ये किसमें दिया है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई भी अनुच्छेद में पूछा जाए तो आप यूज करें पकानिको का दुओदशम, ठीक है। पकानिको का दुओदशम में कई बार आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से यूज करना है। पकानी पा का मतलब पद है जो कि अनुच्छेद 52 में दिया है, ता का मतलब कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है जो कि 53 में दिया है, नी का मतलब निर्वाचन है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको यूज करें और उसके साथ में अनुच्छेदों को लिखें। तो 61 पर आपका मिलेगा, ठीक है, दुओदशम, दशम माह का मतलब महाभियोग, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। और ये पूरी प्रोसेस है कि किस तरीके से ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लगाया जाता है जिससे प्रेसिडेंट को पदस्थ कर दें, ठीक है, पद से रिमूव कर दें, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। भाई इन चारों ऑप्शंस में से आपको फाइंड करना है ऐसी कौन सी चीज है जिसे वास्तविक जीडीपी से विभाजित करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बोलेंगे आप इसको, जीडीपी अपस्फीति की, ठीक है ना, जीडीपी डेफलेटर। इसमें ऐसा करते हैं कि आपकी वास्तविक जीडीपी से उसको डिवाइड करते हैं एवं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी, जीडीपी अपस्फीति, जीडीपी डिप्लेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा। तो भाई कौन करेगा, इसमें से मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। यूएई करेगा, ठीक है, कौन करेगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात आपका 37 नंबर में मेजबानी करेगा, ठीक है ना। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, यूएई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर सरफेस वेव्स, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगे सरफेस तरंगे हैं, तो कौन सी हैं, एल तरंगे, ठीक है। एल किस लिए, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पता किया था उनका नाम था एच के लव, ठीक है, एच के लव। तो वहीं से एल वेव्स का नाम लिया है, उन्हीं के नाम से, ठीक है। वो कौन थे, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाया और उन्हीं के नाम पर इस तरंग का नामकरण कर दिया। एक ऐसी तरंग है भाई, पृष्ठीय तरंगे, जो कि भूकंपीय तरंगों का रूप है। तो किनके नाम पर है, एच के लब पर, और लब से ही इनका नाम दे दिया वेव्स को, तो एल वेव्स हो गई, ठीक है, एल तरंगे हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बना होता है। तो भाई दो धातुएं बनती हैं, ब्रास भी बनता है, ब्रास का मतलब आपका पीतल भी मिलता है, ठीक है। पीतल को भी इससे बनाया जाता है जिसको ब्रास बोलते हैं, पीतल या ब्रास। उसमें क्या होता है भाई, क्या होता है उसमें, 80% तांबे को लेते हैं एवं 20% जस्ते को लेते हैं, फिर पीतल यानी कि ब्रास को बनाया जाता है। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, डच धातु, क्या है, डच मेटल, ठीक है। बस आपको रेशियो चेंज करना है, डच धातु, ठीक। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी, डच धातु, डच मेटल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखो भाई, कावेरी की कौन सहायक नहीं है, सभी को पता है मूसी रिवर, क्योंकि मूसी किसकी सहायक है, कृष्णा रिवर की, ठीक है। मूसी किसकी सहायक है, मूसी कृष्णा नदी की सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक है, सहायक नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसकी सहायक है, मूसी कृष्णा की, ठीक है। भवानी, कावनी, हेमावती, एक किसकी रिवर की सहायता है, कावेरी की, ठीक है ना। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से, ठीक है। एवं कावेरी कहां निकलती है, सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां आपका कर्नाटक से निकलती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो,
तो इसको ध्यान रखना भाई, मूसी कृष्णा नदी की सहायक है। नेक्स्ट, किस नेटवर्क में सभी मोड एक ही संचार लाइन से जुड़े रहते हैं? ठीक है, ये नेटवर्किंग है, इट्स मीन रिलेटेड टू कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि किस नेटवर्क में सभी मोड एक ही संचार लाइन से जुड़े होते हैं और इसे अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए साझा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? मल्टी एक्सेस बस। ठीक है, मल्टी एक्सेस बस। ठीक है, ये क्या है? नेटवर्किंग का एक ग्रुप है जिसमें सभी एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं विद नोड्स, सभी के नोड्स कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मल्टी एक्सेस बस। नेक्स्ट देखो, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी बोला जाता है? दीर्घकालिक। ठीक है ना, क्रॉनिक, यानी कि लंबे समय तक बने रहने वाली को क्या बोला जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। ठीक है ना, दीर्घकालिक बेरोजगारी। नेक्स्ट देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब क्या भाई? SiO2। SiO2 मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? बालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालू। ठीक है, नमक का मतलब क्या है? NaCl। बुझा हुआ चूने का मतलब क्या है? CaOH2। ठीक है, ये ध्यान रखना। और चीनी को सभी जानते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक, तो किसका रूप है भाई? SiO2 बालू को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था भाई? IBM 360 1964 के दौरान, 1964 के दौरान, ठीक है, आया था। और ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कि थर्ड जनरेशन से जुड़े कंप्यूटर है जिसमें IBM 360 का उपयोग किया गया था। और ये 1964 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन 1964 and third generation computer are related to IBM 360. ठीक है, move on next. 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 18th संस्करण यानी 18वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है भाई? सलझंडी, नेपाल में। ठीक है, किस तरीके से, मतलब सैन्य दोनों बायलैटरल कोऑपरेशन है, आर्मीज के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन है, और उसमें पहाड़ों में किस तरीके से, पर्वतों में किस तरीके से सरवाइव करें, वॉर के दौरान किस किस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो करें, तो इस विषय में चर्चा होगी। तो कहां पर किया जा रहा है? ये सलझंडी, नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सलझंडी नेपाल के अंदर बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। ठीक, बायलैटरल का मतलब केवल इंडिया और भारत के बीच में, दो देशों के में, अगर दो से ज्यादा होता तो मल्टीलैटरल। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 में ई श्रम पोर्टल को कितनी भाषाओं में अपग्रेड किया गया भाई? टोटल लैंग्वेज कितनी है? अनुसूची 8 में कितनी दी गई है? शेड्यूल 8 के अंदर कितनी है? 22 आधिकारिक भाषाएं। तो ई श्रम पोर्टल मनसुख मंडाविया द्वारा 22 भाषाओं में अपग्रेड किया गया है। तो टोटल कितना होगा? 22 भाषाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट देखो, इसमें जो भी हमारे भारत के श्रमिक है सारे अपडेशंस देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। आप इसको लॉग इन करो एंड देखो इस पोर्टल पे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखो, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, चीफ रिस्क ऑफिसर, तो किसको बनाया गया भाई? करंट का क्वेश्चन है, बलदेव प्रकाश को। किसको? बलदेव प्रकाश को। इनको 30 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 30 सालों का बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए इनको चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि जोखिम अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में
अंडर 17 बालिका एकल का खिताब जीता। तो कौन है वो? अनाहत सिंह। ठीक है, क्या नाम है उनका? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह आपकी 16 ईयर्स ओल्ड यानी कि मात्र 16 साल की स्क्वैश प्लेयर है। किस गेम की प्लेयर है? स्क्वैश। स्क्वैश प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। इनको बनाया गया करंट का है, तो उन्होंने इस खिताब को जीता था। 16 वर्षीय अनाहत सिंह, 16 ईयर्स ओल्ड स्क्वैश प्लेयर। ठीक है, गेम क्या है? स्क्वैश। नेक्स्ट देखो, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में भारतीय मूल की सबसे प्रतिभाशाली महिला के रूप में किसे चुना गया है भाई? भारतीय मूल की यानी कि इंडिया की थी किसी टाइम पर, अब अदर कंट्री में है, तो किसको चुना गया? लीना नायर को। क्या नाम है इनका? लीना नायर। ये कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये? चैनाल की। ठीक है ना, चैनाल की है, ध्यान रखना। इनको बनाया गया है प्रतिभाशाली महिला के रूप में, इनको इनको उस लिस्ट में जगह दी गई है। ठीक, देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट में प्लीज मेंशन करना, जिससे कि मुझे पता लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।